हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो आपकी जो है लास्ट मैराथन आपका बायो का हुआ था और उसमें हमने पार्ट 1 देख लिया था। ठीक है, आज की जो है आपका अंतःस्रावी टॉपिक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन। इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जिन्होंने भी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है, चाहे वो मैराथन की हो, चाहे वो जो है आपके 50 क्वेश्चन वाली बात हो, तो जिन्होंने नहीं देखी हो जाके प्लेलिस्ट में देख ले, आपके लिए ही फ़ायदा होगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेरी क्लास की। और डेली आपको ये क्लास 12 बजे मिल जाती है। ठीक है, डेली आपको 12 बजे ये मिल जाएगी। ठीक है, 12 बजे ये मिल जाती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। ठीक है, उनको शेयर करके उनको भी इस चैनल से जोड़ेंगे। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। तो बच्चों के बढ़ने में जो सहायक होता है वो होता है सोमेटोट्रोपिन। ओके, सोमेटोट्रोपिन के हार्मोन की वजह से बच्चे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन शरीर की संरचना, तरल पदार्थ, हड्डी और मांसपेशियों की वृद्धि, ग्लूकोज और वसा चयापचय और संभवतः हृदय कार्य को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों होते हैं वो होता है आपका अग्नाशय। अग्नाशय में अंतःस्रावी भी होता है और बहिर्स्रावी भी होता है। थायराइड आपका क्या है? अंतःस्रावी है। पीयूष ग्रंथि क्या है? आपका अंतःस्रावी है। तो ये सभी क्या है? आपके अंतःस्रावी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इंसुलिन का एक प्रकार है। इंसुलिन का एक प्रकार कौन सा है? हार्मोन। हार्मोन एक इंसुलिन का प्रकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? तो हार्मोन जो है इंसुलिन हम जो है आपका अग्नाशय ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? ठीक है, क्या बोला है? कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपापचय को कंट्रोल करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? और इसका जो आंसर है आपका, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसका आंसर जो है आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय के नियंत्रित करता है। कौन? थायरॉक्सिन जो है हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन बताया है किसने? ये बताया है एनसीईआरटी की पुस्तक ने। ठीक है, जबकि यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार थायरॉक्सिन और इंसुलिन दोनों हैं। यानी जो यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल नेशनल जो है इंस्टीट्यूट है उसने कहा है कि थायरॉक्सिन और इंसुलिन दोनों होता है आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा को उपापचय करने में। ठीक है, तो आप फिलहाल अगर आपको चूज़ करना है तो आप एनसीईआरटी वाला चूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ए और सी दोनों दिया होगा किसी भी ऑप्शन में तब आप ये दोनों लगा देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए, यूपीएससी
जो है UP80 ने भी आपका क्या माना है, थायरॉक्सिन को माना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग पूछा है, तो ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे देखिए, नारी विकास हार्मोन कहते हैं किसे? एस्ट्रोजन और एस्ट्रेडियल को। ठीक है, और जो है प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन मादा हार्मोन होती है। रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन आपने नाम सुना होगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है? तो ये सेक्रेटिन, क्या होता है? सेक्रेटिन हार्मोन नहीं होता है पीयूष ग्रंथि से, जबकि ऑक्सीटोसिन होता है, जो है प्रोलेक्टिन और वेसोप्रेसिन होता है। लेकिन आपका सेक्रेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है आवर्तु ग्रंथि। आवर्तु ग्रंथि यानी थायराइड। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंगों में से निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो पित्त रस का स्राव कौन करता है? यकृत करता है, जिसे आप जिगर कहते हैं, जिसे आप कलेजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला टॉपिक है आपका कारिकी। कारिकी अगला टॉपिक है और इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कारिकी से, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? तो ये होता है फीटस। जब फीटस चरण होता है, जब फीटस स्टेज में होता है भ्रूण, तब शरीर के सभी अंगों की पहचान किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों के किस अंग में परिहृद कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? परिहृद या जिसे कोरोनरी कहते हैं, कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है किस अंग में मनुष्य के? तो ये हृदय में होती है। ठीक है, हृदय में होती है। अगला क्वेश्चन है जिसका काम है खून को पहुंचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष पूछा है, तो ये बायां निलय होता है। सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है बायां निलय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? तो ये आयोडीन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आउटू यानी जिसे थायराइड कहते हैं, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन जरूरी है? आयोडीन का होता है। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है और ये अब इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? तो ये होता है चावल। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो चावल हो, आलू हो, ये सब चीज़ में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, ये मुझे लगता है वही तो नहीं ले लिया मैंने दोबारा। अच्छा, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये दोबारा हमने वही रख दिया है इसमें। एक मिनट, ये टॉपिक है। तो आपका टॉपिक है अगला, रोग और उसके उपचार। कर्क
जो है कर्कटजनक रसायन से होता है। जो कर्कटजनक रसायन होती है उससे क्या होता है, उससे होता है कैंसर। ठीक है, कैंसर होता है। अगली क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं। चेचक का रोग कारक जीव कौन सा है, यानी किस जीव के कारण चेचक रोग फैलता है? ये होता है वेरियोला विषाणु के द्वारा, वेरियोला विषाणु। अगला क्वेश्चन है आपका प्रवाहिका डिसेंड्री जिसे कहते हैं। प्रवाहिका निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो प्रवाहिका आपका होता है, आंसर नहीं दिया है तो हमें चलना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे दिया है डिस्क्रिप्शन में आपके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है? प्रवाहिका यानी डिसेंड्री पाचन तंत्र का रोग है। यह शिगेला, साल्मोनेला या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। ठीक है, और इसका जो है पूर्ण अंक मिला हुआ है, आप देख सकते हैं UPSSC ने पूर्ण अंक दिया था। साल्मोनेला एंट अमीबा हिस्टोलिका ये सभी आपके आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है शिगेला भी हो गया, साल्मोनेला हो गया है। तो अगर आपका एक ही में देता है, अगर ये A B करके देता है तब तो आप वही लगाएंगे, लेकिन अगर अलग अलग देता है तो उसका नंबर आपको पूरा मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका सामान्य सर्दी जुखाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? सामान्य सर्दी जुखाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है, ये बताना है आपको। और ये सामान्य सर्दी जुखाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है। सामान्य सर्दी जुखाम जलवायु परिस्थितियों के कारण होता है, या इस बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो है आपका टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। क्या है आपका? इस बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान होते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बनाते हैं, यानी राइनो वायरस के कारण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो ये कुत्ता काटने वजह से रेबीज होता है। इसके अलावा आपका जो है भेड़िया हो, लोमड़ी हो, इनके काटने से भी होता है। ठीक है, और रेबीज होने का मतलब क्या है? जो मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं इन वजह से। निम्नलिखित में से किस प्रत्युत्सर्जक क्या है? प्रत्युर्जक या एलर्जेन के कारण प्राग जो है ज्वर होता है। प्रागज ज्वर किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका प्राग के कारण। प्राग में प्राग लिखा ही है तो ही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसमें होता क्या है? मौसमी एलर्जी है। ठीक है, ये क्या है? मौसमी एलर्जी। प्रागज ज्वर पौधों के प्राग से उत्पन्न संक्रमण है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? प्रागज। यह एक मौसमी एलर्जी है जो बसंत या पतझड़ के मौसम में होती है। छींक आना, नाक बहना, आँखों में खुजली होना, आँखों में पानी आना आदि ये सभी लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? आपका पेनिसिलिन आपका जो है प्राप्त होता है, ये आपका कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से, फफूंद से। ठीक है, और इसकी खोज की थी 1928 में। किसने? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में इसकी खोज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो एनीमिया होने का खतरा सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं में होता है। ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें एनीमिया का खतरा अधिक होता है। गर्भवती महिलाओं में यह खून की कमी, शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका
रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है, ठीक है, जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये अप्लास्टिक रक्त अल्पता जो होता है ये जानलेवा होता है। कौन? अप्लास्टिक रक्त अल्पता। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? तो एनीमिया आपका होता है किससे? लोहा की कमी से, ठीक है, लोहा की कमी से आपका एनीमिया होता है। अब ये मत कहिएगा डायरेक्ट वो लोहा खा लें, डायरेक्ट लोहा नहीं खाना है। यहाँ लोहा आपका हरे सब्जी होती है ना, पालक हो गया और सभी चीज़ें हैं, जितनी भी साग और आती हैं उनमें पाया जाता है। तो आप ये सब चीज़ें खाएंगे तो इससे आयरन की कमी जो है समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका हंसिया कोशिका रक्ताल्पता। हंसिया कोशिका रक्ताल्पता सिकल सेल एनीमिया जिसे कहते हैं, किसके कारण होता है? हंसिया कोशिका रक्त अल्पता ये होता है आपका किससे? तो इसका आंसर तो दिया नहीं है, तो हमें पढ़ना होगा क्या? डिस्क्रिप्शन। तो हंसिया रोग कोशिका रक्त अल्पता सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक बीमारी होती है। कौन सी? आनुवांशिक बीमारी होती है, ठीक है, जिससे शरीर में असामान्य लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं जो अर्धचंद्राकार या हाशिए के आकार की होती हैं। और इसका जो है UP-80 ने भी पूर्ण अंक दिए हैं इसके भी, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एनीमिया रक्त अल्पता का लक्षण नहीं है। हृदय की धड़कनें अनियमित होना, यानी कोई वो नहीं होना, नियमित ना होना, थकान होना है, त्वचा का पीलापन है, लेकिन मसूड़ों से रक्त स्राव ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम से में प्रभावित होते हैं क्या? तो ये 45 होते हैं। 45 क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्राप्त जो है प्रभावित होते हैं, ये 45 होता है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये एक आनुवांशिक विकार होती है, ठीक है, जो कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होती हैं। ओके, तो ये बात है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न नहीं होता है? तो दाद नहीं होता। दाद किससे होता है? फंगी यानी कवक से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? किस आइसोटोप का? तो ये होता है Co-60। Co-60 से क्या किया जाता है? कैंसर के ट्यूमर का उपचार करने की जो है के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका जिसे आप कोबाल्ट 60 कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? दूध द्वारा फैलने वाली बीमारी, तो ये आपका क्षय रोग भी है और ये आपका डिप्थीरिया भी है, ठीक है, क्षय रोग और डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन है आपका BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका क्षय रोग में BCG का टीका लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका ये इसका हम देख लेते हैं। क्षय रोग या यक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस यानी TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी है। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसकी? BCG की, ठीक है। BCG का जो टीका है रॉबर्ट कोच ने की थी। इस बीमारी से बचने के लिए BCG की टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो ये होता है आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी TB के लिए, ठीक है, जो काली खांसी होती है आपकी।
अगला क्वेश्चन है 6 रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वही चीज़ है बार बार BCG। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसके कारण सोडियम की कमी हो जाती है? तो ये होता है आपका दस्त के कारण सोडियम की कमी हो जाती है, जिसे आप डायरिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो ये होता है आपका हैजा रोग। हैजा रोग दूषित जल जब यूज़ करते हैं तब होता है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो ये घेंघा रोग होता है आपका आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है आपका घेंघा या गॉइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होती है? तो ये होता है आउटू ग्रंथि थायराइड की अल्पता के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका मिलान करें ओटाइट्स, एन्सेफ्लाइटिस, लेरिंगाइटिस और हेपेटाइटिस। तो ये किससे कौन संबंधित है ये हम देखेंगे। और जो है आपका ओटाइटिस आपका मिलेगा, ओटाइटिस आपका संबंध है कान से। इंसेफ्लाइटिस आपका दिमाग से संबंधित है। लेरिंगाइटिस आपका गले से संबंधित है और हेपेटाइटिस आपका यकृत से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर से आप देख लीजिए एक बार कौन किससे संबंधित है। ओटाइटिस आपका कान से संबंधित है, इंसेफ्लाइटिस आपका गले से संबंधित है, लेरिंगाइटिस आपका संबंधित है दिमाग से। और आप हमने फिर से गलत लगा दिया खुद ही। ओटाइटिस आपका हो जाएगा कान से, इंसेफ्लाइटिस आपका संबंधित है दिमाग से, लेरिंगाइटिस आपका गले से संबंधित है और हेपेटाइटिस आपका यकृत से संबंधित है। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में क्या है? तो यह वास्तव में हेपेटाइटिस बी ये वायरस होता है जो यकृत को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका प्लीहा। ठीक है, प्लीहा। अगला क्वेश्चन है आपका मलेरिया से प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? तो मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली यानी जिसे प्लीहा कहते हैं एवं लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है आपका मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सा है? तो ये है आपका क्यूनाइन जिसे आप कोनाइन कहते हैं, सिनकोना के छाल से जो बनता है। ठीक है, वो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पायरिया निम्न में से किसका रोग है? पायरिया होता है आपका मसूड़ों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है निमोनिया आपके फेफड़े को। अगला क्वेश्चन है निमोनिया मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को करता है। अगला क्वेश्चन है सेरिब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया पाया जाता है। ये पाया जाता है छोटे बच्चों में। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क रोग है, तो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क से संबंधित है। अल्जाइमर रोग आपका ध्यान रखेंगे, अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बिडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है, बिडाल परीक्षण आपका टाइफाइड के लिए किया जाता है। कहते नहीं WT की जो टेस्ट करवाया है वही है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका अच्छा इसकी खोज किसने की थी? फर्नेड एसिडोर बिडाल के नाम पर ये पड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें
एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में सफल ना हो, विफल हो जाए, उस रोग को क्या कहते हैं? उस रोग को वर्णधानता कहते हैं, जो रंग को ना पहचान पाए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो हरा और लाल पहचानने में ज़्यादा कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सब बहुत कम होती है? तो ये होता है आपका वर्णधानता, कलर ब्लाइंडनेस। सबसे कम मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होती है ये ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सभी आप उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। रक्त कैंसर को कहा जाता है, तो रक्त कैंसर को कहा जाता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी पूर्तिरोधी के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ये होता है बोरिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो ये है आपका कुष्ठ रोग, जीवाणु जनित रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा दमा। ये बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, ठीक है। बाकी सभी हैं, आंत्र ज्वर हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गई, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण जो है द्वारा नहीं बचा सकता है? तो ये होता है आपका दमा, टीकाकरण द्वारा नहीं बचाया जा सकता है। बाकी सभी में आपका टीकाकरण होता है, काली खांसी हो गया, पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो किस विभाग में कैथ लैब होती है? ये होती है कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमझिम के चिकित्सक ने उसे संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह दी है। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती है तो उसे निम्नलिखित में से किसका खतरा हो सकता है? गुर्दे की बीमारी या हृदय रोग या रक्त अल्पता या अग्नाशय पैंक्रियाटिक विकार? तो ये हो जाएगा उसे क्या? हृदय रोग, ठीक है, हृदय रोग। अगला क्वेश्चन है आपका, इस रोग को और क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके। ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है? ट्रांस वसा के कारण, तो ये होता है खराब कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि होती है जब ट्रांस वसा होता है तो, ठीक है, उसके कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? तो मधुमेह के लक्षण सांस की कमी होना नहीं है बल्कि वजन घटना है, प्यास लगना बहुत है, थकान महसूस करना, ये सभी मधुमेह के लक्षण हैं। सांस की कमी ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है? कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है? तो ये होता है आपका डायबिटीज़। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? तो ये हाइपोग्लाइसीमिया होता है। जब इंसुलिन की बहुत कम स्रावण होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस आपका किससे संबंधित है? हृदय रोग से, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर डैश होने की स्थिति को प्रीडायबिटीज क्या कहते हैं? प्रीडायबिटीज माना जाता है। तो ये होता है 100 से आपका 125 होने की स्थिति में को डायबिटीज कहते हैं, जो उपवास के बाद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? तो ये होती है मस्तिष्कावरण शोध, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन होती है, मस्तिष्कावरण शोथ, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो ये होता है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स दवा का इस्तेमाल ज्वर को कम करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? तो प्लेग के उपचार में स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्या है, स्ट्रिप्टोमाइसिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्ट्रिप्टोमाइसिन दवा का प्रयोग करते हैं, किस लिए? प्लेग के उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? गाय और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है जीवाणु। अगला क्वेश्चन है आपका, एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो ये की थी लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के टीके कौन होते हैं? तो तीसरी पीढ़ी के जो टीके होते हैं वो कृत्रिम प्रतिजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है कौन? तो ये बचाता है आपका मेलानिन। मेलानिन आपके त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण को परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है पराबैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन है आपका, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो ये हृदय की कमजोरी के लिए ईसीजी का प्रयोग, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ है ना, तो उसके प्रयोग के जो है रोग की जानकारी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैरासीटामोल किस लिए होता है? तो ये होता है एक प्रतितापक और दर्दनाशक, ये दोनों होता है पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है? हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका एड्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो बहु औषधि चिकित्सा, ये कोढ़ जो होता है ना, कोढ़ हाथ पैर में, तो उसके लिए होता है ये बहु औषधि चिकित्सा संक्रमण, कोढ़। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के बायो के क्वेश्चन और ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका मैं करवाऊंगी करंट अफेयर। ठीक है, क्योंकि सारे आपके जीएस वाले मैंने जो है करवा दी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और आप कमेंट करके बताएंगे, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे और अपने साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे। ठीक है, दोस्तों को भी जोड़ेंगे, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएंगे और उन्हें भी बताएंगे कि यहाँ पे क्लास आपकी चल रही है और ये सारी क्लास आपकी प्रीवियस ईयर ही है, आप सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि किसी न किसी पेपर में UPSSC ने दिया ही है, तो ये सारे वही क्वेश्चन है जो आ चुके हैं। और तो फिर आप जो है जितनी भी आपकी क्लास हो चुकी है तो सारे प्लेलिस्ट आप ख़त्म कर दीजिए और कल से आपका हो जाएगा 2 से 3-4 क्लास तक आपका करंट अफेयर करवा दूंगी। ठीक है, फिर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।